Hello everyone, this is Hina Sharma. Welcome to our YouTube channel Target for IQ. दो पर्सन है, एक पर्सन है X, एक पर्सन है Y. X पर्सन जो है वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है और वो एक माना जाता है कि उसने एक थेफ्ट कमिट की है और वो एक चोर है. एक पर्सन है Y जो कि एक गुड कैरेक्टर का पर्सन है और एक गुड कंडक्ट रखता है. मैंने एक स्टेटमेंट Z को बोली कि जो X पर्सन है वो एक थीफ है और तुम्हें उससे बच के रहना चाहिए. वहीं मैंने एक स्टेटमेंट Y के लिए बोली कि हो सकता है Y ने तुम्हारी घड़ी चुराई हो. वैसे तो वो बहुत ईमानदार है लेकिन हो सकता है कि उसने तुम्हारी वॉच चुराई हो. इन दोनों ही स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस है, आइए जानते हैं विद द चैप्टर डिफेमेशन. डिफेमेशन आपके प्रोविजन 499 से 502 आईपीसी में प्रोवाइडेड है. देखिए, जहां मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट बोली जो कि एक थीफ था, उसके लिए बोली कि ये एक थीफ है, तुम्हें उससे बच के रहना चाहिए. बेसिकली दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. बट अगर मैंने वाई पर्सन के लिए जो स्टेटमेंट बोली है जो कि गुड कैरेक्टर का पर्सन है, विच अमाउंट्स टू डिफेमेशन. Section 499 of IPC talks about the offense of defamation. Section 499 कहता है कि defamation either by words spoken or intended to be used, intended to be read, or by sign or by visible representation. इन तीनों ही तरीके से if with intention या with knowledge या with having reason to believe किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट इम्प्यूट की जाती है विच इज बेसिकली द फॉल्स स्टेटमेंट एंड मेड टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन अमाउंट्स टू डिफेमेशन. अगर हम डिफेमेशन के ऑफेंस के फॉर्म्स की बात करते हैं तो वी हैव टू फॉर्म्स. लाइक फर्स्ट इज लिबेल एंड द सेकेंड इज स्लैंडर. लिबेल इज बेसिकली डिफेमेशन इन अ रिटन फॉर्म. राइटिंग में या बाय प्रिंटिंग या बाय पब्लिशिंग अगर आप किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कोई अनट्रू डिफेमेटरी स्टेटमेंट रिलीज करते हो, दैट वुड अमाउंट्स टू लिबेल. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द स्लैंडर, स्लैंडर इज बेसिकली द डिफेमेशन इन ओरल फॉर्म. व्हेन यू बाय योर वर्ड्स स्पोकन और बाय गेस्चर्स अगर आप किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई अनट्रू डिफेमेटरी स्टेटमेंट बोलते हो तो वो होता है स्लैंडर. आइए बात करते हैं, एक टॉपिक है दैट कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. क्या हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में की गई कम्युनिकेशन इन रिलेशन टू एनी डिफेमेटरी मैटर, क्या वो कम्युनिकेशन भी 499 के परव्यू में आएगी? क्या वो स्टेटमेंट भी डिफेमेशन का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करेगी? तो ये एक टॉपिक, एक केस था टी.जे. पॉनन वर्सेस एम.सी. वर्गीस. इस केस में बेसिकली एक हस्बैंड ने एक लेटर अपनी वाइफ को लिखा रिगार्डिंग एनी डिफेमेटरी स्टेटमेंट अगेंस्ट हिज फादर इन लॉ. यहाँ क्वेश्चन रेज किया गया, क्या ये जो लेटर हस्बैंड ने उसके फादर इन लॉ के अगेंस्ट एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट लिखी है लेटर में, क्या वो अमाउंट्स टू डिफेमेशन होगी अंडर सेक्शन 499? In this case, court held that this statement is protected under section 122 of Indian Evidence Act and it is not hit by section 499 IPC. Now, the constitutional validity of this provision 499 and 500 and specifically section 199 CRPC. Section 199 CRPC talks about the cognizance of offense in case of defamation. कि कोई भी कोर्ट डिफेमेशन के ऑफेंस में कभी कॉग्निजेंस नहीं लेगी जब तक कि उसके पास एक राइटिंग में कंप्लेंट ना हो. यानी कि 199 बेसिकली कोर्ट के ऊपर ये लिमिटेशन इम्पोज करता है कि किसी भी डिफेमेशन के ऑफेंस में जब तक कि कोर्ट के पास एक रिटर्न एप्लीकेशन ना आए तब तक कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती. तो दिस सेक्शन 499 IPC, 500 IPC and 199 CRPC
The constitutional validity of these three provisions has been challenged in case of Subramaniam Swamy versus यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। यहाँ कोर्ट ने कहा कि हमारे पास आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड these provisions are not violative of article 19 of freedom of speech and expression, क्योंकि यही कंटेंशन ली गई थी। बेसिकली ये जो प्रोविजंस हैं ये हमारे आर्टिकल 19 को वायलेट करते हैं, बट कोर्ट ने कहा नो, इट इज नॉट लाइक दैट। एक्चुअली इफ यू हैव एनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इट हैज टू बी विद इन सर्टेन लिमिट्स। इट मीन्स इट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है तो इसका मतलब ये नहीं है दैट यू हैव गॉट द राइट टू डिफेम एनी पर्सन और यू हैव गॉट द राइट टू इम्प्यूट एनीथिंग ऑन एनी पर्सन विच हार्म्स हिज रेपुटेशन इन एनी वे। अगर ऐसी कोई भी स्टेटमेंट बोली जाती है जो कि कहीं ना कहीं किसी पर्सन की रेपुटेशन को हार्म करती है तो दैट वुड कम अंडर द सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया और ये कहा गया दैट दीज थ्री प्रोविजंस आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। नाउ अब हम बात करते हैं कि इस सेक्शन में ना 499 में बेसिकली 499 में आपकी 4 एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं। 4 एक्सप्लेनेशन में पहली जो एक्सप्लेनेशन है वो ये कहती है कि एक जो डिसीज्ड पर्सन है ना उसकी भी रेपुटेशन को अगर कोई इंज्योर करता है तो वहां भी उसके फैमिली मेंबर्स उसके अगेंस्ट किसी भी जो पर्सन अक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब यहीं से क्वेश्चन रेज होता है जो कि आपके 199 में भी क्लियरली दिया गया है कि किस पर्सन की आप रेपुटेशन आप मान सकते हैं कि उसके अगेंस्ट डिफेमेशन हो सकती है। तो सबसे पहले डिसीज पर्सन तो है ही, और 199 में माइनर, सिक, इडियट, लुनाटिक और इन्फर्म पर्सन के रिगार्डिंग भी डिफेमेशन का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है और उस केस में उसके जो भी गार्डियन होंगे या कोई और अदर पर्सन उसके बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल कर सकता है। नेक्स्ट आता है कि कंपनीज, एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्सन। दिस इज एक्सप्लेनेशन 2। Companies, association and collection of persons are also can be defamed। उनके अगेंस्ट भी डिफेमेशन हो सकती है। देखिए कभी भी कंपनीज के अगेंस्ट या एसोसिएशन के अगेंस्ट कभी भी अगर कोई स्टेटमेंट बोली गई है रिगार्डिंग द मेथड्स ऑफ अफेयर्स ऑफ बिजनेस या फिर कोई फ्रॉड इम्प्यूट किया गया है या कोई मिसमैनेजमेंट को लेके कोई भी स्टेटमेंट पब्लिश या प्रिंट कराई जाती है which directly attacks the financial stability of the company, तो वो statements भी आपकी defamation के अंडर आएंगी और companies के against भी defamation का offense constitute हो सकता है। It is given under explanation second of the section 499। अब third जो explanation है वो basically innuendo की बात करता है। innuendo क्या होता है? innuendo का literal meaning अगर हम देखें तो it is an indirect hint, यानी कि जब आप इनडायरेक्टली किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट या कोई रिटर्न फॉर्म में कोई अनट्रू स्टेटमेंट पास करते हो विच इज एक्चुअली हार्मिंग हिज रेपुटेशन, तो वो स्टेटमेंट इन्वेंडो के अंडर आएगी। जैसे कि आपके एक्सप्लेनेशन 3 में भी कुछ इलस्ट्रेशंस दी गई हैं। उसमें ये बताया गया है कि मान लीजिए एक पर्सन है XYZ, तो X ना Z को कहता है कि हो सकता है तुम्हारी Y के लिए कि Y तो एक ऑनेस्ट पर्सन है, वो तुम्हारी वॉच नहीं चुरा सकता। इट इज एक्चुअली हिंटिंग अगेंस्ट Y कि हो सकता है कि Y ने ही तुम्हारी वॉच चुराई हो। बेसिकली इनडायरेक्टली जब आप किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट पास करते हो विच इज डिफेमेटरी स्टेटमेंट, विच इज अनट्रू स्टेटमेंट, then it constitutes the offense under section 499 explanation 3। अब अगर हम एक्सप्लेनेशन 4 की बात करें तो एक्सप्लेनेशन 4 बेसिकली प्रूफ की बात करता है। मैं इसको प्रूफ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है एनी इम्प्यूटेशन, कोई भी इम्प्यूटेशन जो 499 में की गई है,
उसमें से कोई भी इम्प्यूटेशन तब तक डिफेमेटरी स्टेटमेंट या डिफेमेशन नहीं मानी जाएगी जब तक कि वो उस पर्सन की रेपुटेशन को इन द एस्टिमेशन ऑफ द अदर पर्सन और यू कैन से इन द एस्टिमेशन ऑफ सोसाइटी उसकी रेपुटेशन को लोअर डाउन ना करती हो, उसके कैरेक्टर को लोअर डाउन करती हो या उसके क्रेडिट को लोअर डाउन करती है इन रिलेशन ऑफ कास्ट और एनीथिंग। तो यहाँ उस पर्सन को अगर इन चारों कंडीशन, अगर डिफेमेशन को प्रूव करना है तो इन चारों कंडीशन के साथ ही प्रूव करना होगा। यानी कि डिफेमेशन का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट तभी माना जाएगा जब इन कंडीशंस में से साथ में कोई चीजें प्रूव की जाएंगी। डिफेमेशन तभी कॉन्स्टिट्यूट होगी जबकि इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर्स उस पर्सन की रेपुटेशन को हार्म हुआ है और उन लोगों की नजरों में उसकी रेपुटेशन डाउन हुई है या उसका कैरेक्टर इंजर हुआ है। अब हम बात करते हैं इस सेक्शन के कुछ एक्सप्लेनेशन एक्सेप्शंस की। बेसिकली ये जो एक्सेप्शंस हैं इस सेक्शन में टोटल 10 एक्सेप्शंस हैं, टोटल 10 एक्सेप्शंस हैं। अगर हम बात करें एक्सेप्शन फर्स्ट और एक्सेप्शन 4 की, तो बेसिकली फर्स्ट एंड 4 एक्सेप्शन जो बात करता है वो ट्रू स्टेटमेंट्स की बात करता है। जैसे कि मैंने आपको बिगिनिंग में बताया कि अगर मैंने किसी पर्सन को जो कि थीफ है और मैंने ये कहा दैट ही इज अ थीफ और तुम्हें उससे बच के रहना चाहिए, दिस डज नॉट अमाउंट्स टू डिफेमेशन। क्यों? क्योंकि मैंने एक ट्रू स्टेटमेंट बोली है और वो ट्रू स्टेटमेंट कहीं ना कहीं कहां से निकल के आई है? प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट से। प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट या वो जो मैंने इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ किया है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है? वो पब्लिक गुड से रिलेटेड है। वो इम्प्यूटेशन पब्लिक गुड से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि कहीं ना कहीं वो इम्प्यूटेशन मैंने किसी की भलाई के लिए की है। तो अगर हम कहें कि एक्सेप्शन 1 और एक्सेप्शन 4 बेसिकली ट्रू स्टेटमेंट्स की बात करता है तो वो सही होगा। और अगर हम बाकी एक्सेप्शंस की बात करें तो आप सारे एक्सेप्शंस में देखेंगे कि यूज किया गया है गुड फेथ। यानी कि जो भी स्टेटमेंट या जो भी एक वर्ड्स या स्पोकन या रिटन फॉर्म में बोले गए हैं या प्रिंट किए गए हैं वो सारे ही स्टेटमेंट्स या जो भी साइन या गेस्चर्स हैं वो कहीं ना कहीं गुड फेथ में किए गए हैं फॉर पब्लिक इंटरेस्ट और फॉर द पब्लिक गुड। तो अगर हम बात करें फर्स्ट की दैट इज इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रुथ, तो जब भी कोई एक इम्प्यूटेशन जो कि सही इम्प्यूटेशन है, ट्रू स्टेटमेंट है, जब वो एक ट्रू स्टेटमेंट इम्प्यूट की जाती है फॉर पब्लिक गुड तो उसे हम इंक्लूड करते हैं एक्सेप्शन 1 ऑफ सेक्शन 499। उस स्टेटमेंट को हम ट्रू स्टेटमेंट के वजह से इस सेक्शन के परव्यू से एक्सक्लूड करते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है वो है प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट। हम फर्स्ट और फोर्थ को साथ में पढ़ेंगे। जब भी प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट में कोई जजमेंट निकल के आता है और उस जजमेंट का ट्रू पब्लिशिंग की जाती है, यानी जो जजमेंट है वो एग्जैक्टली वैसे ही पब्लिश किया जाता है, तो वो भी इस एक्सेप्शन के अंडर आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज आपको याद रखनी है, अगर वो जजमेंट प्रोहिबिटेड है फॉर द पब्लिकेशन तो आप उसे पब्लिश नहीं कर सकते, और अगर आपने पब्लिश किया तो फिर वो डिफेमेशन ही कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है जो आपका एक्सेप्शन है वो है पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। देखिए, ये हमारी एक आप कह सकते हैं हमारा राइट है कि अगर पब्लिक सर्वेंट अपनी एक ऑफिशियल ड्यूटी एक्सरसाइज करता है तो हम उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन दैट क्रिटिसिज्म मस्ट बी बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स। जो वो क्रिटिसिज्म है वो फॉल्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप ट्रू फैक्ट्स पे क्रिटिसिज्म करते हो और अगर कुछ बोलते हो उस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट इन रिगार्ड टू हिज ऑफिशियल फंक्शंस, तो दैट वुड कवर अंडर क्लॉज एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 499। थर्ड हम बात करते हैं कंडक्ट ऑफ पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन। मान लीजिए इफ अ पर्सन पेटिशनिंग द गवर्नमेंट अगेंस्ट रिलेटेड टू एनी पब्लिक क्वेश्चन, और उस पब्लिक क्वेश्चन से उन प्रोसीडिंग्स में जो उसका कंडक्ट निकल के आता है उस कंडक्ट को
देखते हुए उस कंडक्ट के रिगार्डिंग अगर हम उसके कैरेक्टर को लेके कोई स्टेटमेंट देते हैं ना, तो दैट स्टेटमेंट ऑल्सो कवर्स अंडर एक्सेप्शन 3 ऑफ सेक्शन 499। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड टू द पब्लिक क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फोर्थ हम कर चुके हैं, फिफ्थ मेरिट्स ऑफ द केस। जब भी कोई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कोई भी डिसीजन दिया है तो आप उस डिसीजन को पब्लिश कर सकते हो, वेदर इट अमाउंट्स टू एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट, बट इट शुड बी मेड इन गुड फेथ। जो स्टेटमेंट दी गई है दैट मस्ट बी इन गुड फेथ। देखिए, मान लीजिए अगर कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया and it is somewhere related, whether civil or criminal, and it is somewhere related to the trial। सपोज कीजिए अगर विटनेस का जो कंडक्ट था वो ऐसा था विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर, तो हम उस विटनेस के रिगार्डिंग ये बोल सकते हैं दैट ये जो विटनेस था इसने पहले तो कुछ और कहा और अब ये कुछ और कह रहा है, ऐसा लग रहा है ये स्टूपिड दिख रहा था। तो ऐसी कोई भी अगर हम स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द मेरिट हम ये बोलते हैं जो कि मेरिट पे डिसाइड की गई है, तो ये इम्प्यूटेशन होगी इन गुड फेथ एंड इट इज कवर्ड अंडर द एक्सेप्शन नंबर 5। अब हम बात करते हैं 6th एक्सेप्शन की, जो कि पब्लिक परफॉर्मेंस की बात करता है, मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस। देखिए, कभी भी कोई भी अगर पब्लिक परफॉर्मेंस होती है ना तो इट इज ओपन फॉर क्रिटिसिज्म। तो कोई भी पब्लिक परफॉर्मेंस अगर किसी ऑथर ने एक बुक पब्लिश की है तो इट इज ओपन फॉर ऑल कि हम उसका या तो उसको सपोर्ट करें या तो उसको हम क्रिटिसाइज करें। तो अगर हम क्रिटिसाइज करते हुए कोई स्टेटमेंट देते हैं रिगार्डिंग दैट बुक, तो वहाँ पे वो स्टेटमेंट विल कवर अंडर एक्सेप्शन 6 ऑफ सेक्शन 499 एंड इट वुड नॉट अमाउंट टू डिफेमेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंश्योर पास्ड इन गुड फेथ। सेंश्योर बेसिकली, सेंश्योर का मतलब होता है निंदा करना। मान लीजिए कोर्ट में एक प्रोसीडिंग चल रही है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। अगर कोर्ट में एक प्रोसीडिंग चल रही है और किसी विटनेस के कंडक्ट को लेके कोर्ट क्या करता है, कोई उसकी निंदा करता है या किसी पब्लिक सर्वेंट के कंडक्ट की निंदा करता है, या अगर हम बात करें एक मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप की, अगर मास्टर अपने सर्वेंट के किसी कंडक्ट की कोई भी के अगेंस्ट कोई भी सेंश्योर पास करता है बट इन गुड फेथ, तो वहाँ उस केस में वो जो स्टेटमेंट्स होंगी तो वो एक्सेप्शन 7 में कवर होंगी एंड नॉट अमाउंट्स टू डिफेमेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्यूजेशन इन गुड फेथ। मान लीजिए क्या होता है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, वहाँ पेरेंट्स को बुलाया जाता है बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में बात करने के लिए। अगर टीचर इन गुड फेथ, किस लिए, उस बच्चे के इंटरेस्ट के लिए, अगर उसको कोई भी उसके रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट पास करती है तो वहाँ ये नहीं कहा जाएगा दैट इट वुड अमाउंट टू डिफेमेशन। वो उसने क्यों किया है, इन द इंटरेस्ट ऑफ दैट चाइल्ड। सेम विद द केस ऑफ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, सेम विद द केस ऑफ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। अब क्यों, क्योंकि वहाँ अथॉरिटी है उस पर्सन की, अगर वो चाहे तो उसके अगेंस्ट कोई एक्यूजेशन लगा सकता है बट इन इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्सन। तो वहाँ अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट दी जाएगी दैट वुड नॉट कवर अंडर सेक्शन 499, रादर इट कवर्स अंडर द एक्सेप्शन नंबर 8। एंड इफ वी टॉक अबाउट द इम्प्यूटेशन इन गुड फेथ, मान लीजिए एक शॉपकीपर है, जो कि एग्जाम्पल आपकी बुक में भी बेयरक में भी दिया गया है। एक शॉपकीपर है, वो कहता है कि जेड को, शॉपकीपर से उसका मान लीजिए कोई सर्वेंट है, वो कहता है जेड को आप उधार पे सामान मत दो, क्योंकि जेड ना सामान तो ले लेगा लेकिन फिर आपका सामान, आपके पैसे नहीं देगा। अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट वो पर्सन इन इंटरेस्ट ऑफ शॉपकीपर ये बोलता है तो दैट वुड ऑल्सो कम अंडर दिस एक्सेप्शन, क्योंकि ये जो इम्प्यूटेशन की गई है रिगार्डिंग जेड, कहीं ना कहीं ये उसने गुड फेथ में की है और उसको ऐसा लगता है इसलिए उसने बोला है। वो जेड की रेपुटेशन को हार्म करने के लिए ऐसा नहीं बोल रहा है, वो उसको कहीं ना कहीं शॉपकीपर को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्प्यूटेशन दे रहा है बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन शॉपकीपर। तो इसलिए यहाँ पे ये जो इम्प्यूटेशन है वो कवर है अंडर एक्सेप्शन 9 ऑफ 499। तो यहाँ ये जो स्टेटमेंट होगी जेड के रिगार्डिंग वुड नॉट कम अंडर द डिफेमेशन। नेक्स्ट जो हम इसका एक्सेप्शन देखेंगे वो है लास्ट इज कॉशन इंटेंडेड फॉर गुड फेथ। मान लीजिए एक पर्सन है जो कि एक हैबिचुअल ऑफेंडर है या वो एक बैड कैरेक्टर का पर्सन है।
अब हम किसी अगर पर्सन को ये बोलें कि भाई तुम ना उस पर्सन से बच के रहना क्योंकि ही इज़ ऑफ बैड कैरेक्टर, तो कहीं ना कहीं अगर तुम उसका साथ दोगे, हो सकता है इन फ्यूचर तुम्हें उसकी वजह से कोई हार्म झेलना पड़े। अगर हमने ऐसी कोई भी इम्प्यूटेशन की है विच इज़ एक्चुअली इन माई ओपिनियन इज ट्रू स्टेटमेंट एंड आई मेड इट इन गुड फेथ, तो वो इम्प्यूटेशन है जस्ट फॉर कॉशन। किसके लिए? कॉशन के लिए, सावधानी के लिए। तो यहाँ वो इम्प्यूटेशन भी कवर हो जाएगी एक्सेप्शन 10 में, और यहाँ वो स्टेटमेंट डिफेमेशन नहीं होगी। आई होप ये पूरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। और यहाँ ये बहुत लेंदी सेक्शन है और इसको इतना अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आपको इजीली समझ में आएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।